या तो मैं 12वीं पास ही बताता हूँ, क्योंकि जब कंप्लीट ही नहीं हुई तो फिर बताना क्या है। 12वीं पास मेरा एजुकेशन है, 12वीं पास मैंने कर रखी है। इस बीच से पहले बैकग्राउंड की बात करूँ तो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, और लगभग लगभग हमारे यहाँ पे जितने भी साथी बैठे हैं वो सारे कहीं ना कहीं इस सीरीज में जो आते हैं 80% से ज्यादा लोग मिडिल क्लास से होते हैं। तो मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था, और इस बिजनेस से पहले बहुत सारे काम किए। जयपुर में मैं रहा, जयपुर में मैंने बहुत सारे काम किए। बर्तनों का भी मैंने काम किया, बर्तनों की शॉप पे काम किया, होलसेल बुक सेट पे भी काम किया। सारी चीजें करने के बाद में मैंने अपना एक शॉप डाली, मोबाइल शॉप लाल शॉप के अंदर एक शॉप डाली, फिर एक से दो शॉप डाली मैंने, एक रामगढ़ के अंदर भी मैंने शॉप डाली। तो मोबाइल शॉप का काम कर रहा था, लेकिन वहां पे भी ज्यादा ग्रोथ नहीं मिल पाई। तो एंड में फिर अपने जो खानदानी व्यवसाय है फ्रूट का कारोबार, जो हमारा ग्रुपों का जो शुरुआत से चलता आ रहा धंधा है, उसको मैंने चालू किया, और उसके पापा के साथ में मैंने ज्वाइन कर लिया, पापा के साथ में ही मैं उस बिजनेस को करने लगा, फ्रूट का बिजनेस। तो दोस्तों फ्रूट का बिजनेस कर रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं मन में बहुत सारी मलाल था, कि कुछ शुरुआत से एक सोच बड़ी थी कि कुछ बड़ा करना है। हमेशा एक मेरी ये सोच थी कि कुछ ऐसा काम मिले जिसमें बैठा ना जाए, घूमने का घूमने मिले और पैसा का पैसा मिले। तो शुरुआत से ये सोच थी कुछ बड़ा करना चाहते थे। हमेशा एक दिमाग में थी कि शुरुआती लेवल से मुझे परिवार से जब स्कूल में पढ़ाया तो वहाँ पे भी मुझे बहुत सारी चीजें भूली गई। परिवार वाले भी एक बात तो बोलते थे, तो नालायक है, ये जीवन में कुछ कर नहीं सकता। क्योंकि और मैं बोर्ड नहीं बताना चाहूंगा, लोग मुझे हाफ भी बोलते थे पहले, क्योंकि बुद्धि कम थी, समझ में बात बहुत लेट आती थी और समझ में आती नहीं थी। तो घर वाले बहुत सारी बात ज्यादा समझाने पर जाके समझ में आती थी। स्कूल में भी मुझे उपाधि दी गई नालायक की, लेकिन ये स्कूल में भी जो प्रिंसिपल वगैरह हैं सब लोग नालायक बोलते थे, तो नालायक है। और पूरे अगर स्कूल में 100 स्टूडेंट है, अगर हम 100 क्लास में 100 बच्चे हैं, तो 100 क्लास में से अगर फर्स्ट नंबर पे कोई आता था नीचे से, तो वो मैं था। चाहे परसेंटेज के मामले में हो, चाहे शैतानी के मामले में हो, यानी जितने भी नालायक जो स्टूडेंट होता है, नालायक में से भी नालायक जो होते हैं, उनमें से फर्स्ट नंबर पे नाम आता था। बिल्कुल एवरेज था, ना ही कोई याद होता था, कुछ नहीं था। तो ये मेरा बैकग्राउंड रहा है दोस्तों। पढ़ाई में बहुत वीक रहा हूँ, लेकिन दोस्तों शुरुआत से एक चिढ़ थी मुझे अंदर से, इच्छा कि नहीं यार एक दिन ऐसा काम करके दिखाएंगे कि परिवार में पूरे खानदान में सबसे ज्यादा अगर नाम किसी का होगा तो वो मेरा ही होगा। ये सोच थी, लेकिन रास्ता नहीं मिल पा रहा था। और दोस्तों घर वालों ने शादी भी कर दी। तो शादी करने में बात करूं, मेरी इस बिजनेस में जो ज्वाइनिंग लगी है दोस्तों, मेरी मैडम जो थी वो हॉस्पिटल में एडमिट थी, सेकेंड डिलीवरी होने वाली थी मैडम की। और उस टाइम में मैं बैठा बैठा सोच रहा था कि यार शादी भी हो गई, घर वालों ने सब कुछ हो गया, घर भी बसा दिया, और अभी तक इनकम के लिए हम बात करें तो पर्सनल इतनी इनकम भी नहीं है कि मैं कुछ ज्यादा कमा पाऊँ। मैं बताना चाहूंगा करीब मेरी एवरेज जो इनकम मेरी निकल के आती है, हालांकि व्यवसाय में खानदानी कर रहा था तो इनकम पापा की मानता हूँ। मेरी पर्सनल जो इनकम जो मुझे दी जाती थी वो मात्र 12,000 रुपए, 12,000 रुपए में पर्सनल इनकम करता था मेरी सेल्फ। और उससे मैं मेरी बात करूँ तो मेरा पूरा खुद का खर्चा भी ढंग से मेंटेन नहीं हो पाता था। फैमिली को तो कहाँ से हम सपोर्ट करते। दोस्तों मन में एक बात चल रही थी, जब सेकंड डिलीवरी मैडम एडमिट थी और मैं ठेले पे बैठा हुआ था, ठेले पे बैठा बैठा सोच रहा था कि यार ऐसा क्या करूं, जिंदगी निकल रही जा रही है, सेकंड डिलीवरी हो रही है, अब क्या करें। लेकिन ये दूसरा बच्चा भी घर में, दूसरा मेहमान घर में आने वाला है, और अभी तक तूने कुछ भी नहीं किया लाइफ में, उम्र बढ़ती निकलती जा रही है, तब करेंगे। वो सारी चीजें सोची थी। माइंड में ख्याल आया, क्योंकि मुझे इस बिजनेस की आज से जब मैं ज्वाइन हुआ था, तो ज्वाइन होने से 1.5 साल पहले मुझे इस बिजनेस के बारे में जानकारी मिली थी। मेरे ही एक वाजी के लड़के हैं जिनकी मैं बात करूं, उनके द्वारा मुझे इसकी जानकारी मिली, तो उन्होंने मुझे बिजनेस बताया था उस टाइम पे। लेकिन दोस्तों मैं, हालांकि कंपनियां मैंने की तो नहीं थी, मैंने कोई भी कंपनी नहीं की, मेरी फर्स्ट कंपनी है सेट शॉप, जिसको मैंने ज्वाइन किया। लेकिन सुन बहुत रखा था कंपनियों के बारे में, पापा के माध्यम से भी बहुत सारी चीज सुन रखी थी, कुछ नहीं होता, कंपनियां बहुत बेकार होती हैं, इसमें घर बिक जाते हैं, पता नहीं क्या क्या जो गलत भ्रांतियां थी। यानी कि मेरे माइंड में भी नेगेटिव इंफॉर्मेशन थी इस तरीके की मार्केटिंग कंपनियों को लेकर। मैंने अपने लड़के को फुल नेगेटिव किया, उसको मना किया। और दोस्तों आश्चर्य की बात, उस व्यक्ति ने भी, उस बुआजी के लड़के ने भी मेरी बात मानकर इस को छोड़ दिया, दोस्तों उसी के फिर बाद में 6 महीने बाद मेरे जो साले साहब थे, उन्होंने वो मेरे पास में बिजनेस लेके आए। रामनवास के रहने वाले हैं वो प्रकाश जी, वो भी उन्होंने मुझे बिजनेस बताया। और बिजनेस बताने के बाद मैंने फिर मैडम को बोला कि भाई तेरा भाई है जो गलत कामों में पड़ा हुआ है, पहले ही गरीब फैमिली है, पिताजी बहुत कम कमाते हैं, लेकिन इससे बोल ये कर रहा है जिसकी वजह से कहीं दूसरी जगह नौकरी कर लेगा, 8,000 10,000 5,000 जो भी घर में लाएगा तो हेल्प मिलेगी, लेकिन कंपनियों के चक्कर में बर्बाद हो जाएगा, पहले ही घर की गृहस्थी खराब है। तो मैडम को मैंने समझाया, तो मैडम ने अपने भैया को भी समझाया और मैंने भी उसको समझाया
तो वो भी नेगेटिव हो गया, फिर वो भी मान गया हमारी बात और उसने भी छोड़ दिया काम करना सेक्सुअल। फिर दोस्तों तीसरी बार मैं बात करूँ तो तीसरी बार हमारी एक फ्रेंड है, स्कूल फ्रेंड की मैं बात करूँ, क्लासमेट तो नहीं थे, मेरे से नीचे वाली क्लास में पढ़ते थे, 6 महीने पहले। लेकिन दोस्तों उस टाइम पे मैंने उनको नेगेटिव नहीं किया, लेकिन मेरे मन में नेगेटिव तो मैंने मना कर दिया कि यार मुझे नहीं करना ऐसा कोई काम और आप करते रहो। लेकिन दोस्तों उनकी खासियत थी, वो रोज मेरे पास में आते थे, के बहाने आते थे, लेकिन ये रोज 10 रुपए 15-20 रुपए केले खाने आते थे। वो सुबह सुबह मॉर्निंग का टाइम रहता था तो आते थे, लेकिन 3-4 महीने का गैप लगा और जब भी आते थे तो कहीं ना कहीं मैं मजाक भी बनाता था, आओ आओ डायमंड साहब, लेकिन ये आप तो करोड़पति बनने वाले हो, तो इस तरीके के मैं कमेंट्स भी बोलता था उनको। कहीं ना कहीं मुझे नहीं पता था उनको बुरा लगता था या क्या नहीं लगता था, लेकिन वो फिर भी मेरे कमेंट्स मारने के बाद भी लगातार मेरे पास आते रहे। और दोस्तों एक उन्होंने आना बंद कर दिया, 3-4 महीने तक कंटिन्यू आया नहीं। और जब मैं बैठा बैठा ठेले पे सोच रहा था कि यार ऐसा क्या किया जाए, तो मेरे माइंड में उसी फ्रेंड को याद आया कि यार 6 महीने पहले एक फ्रेंड बता रहा था और वो कुछ ना कुछ तो अलग कर रहा है। तो दोस्तों मैंने सीधा कॉल लगाया उनको, और कॉल लगाने के बाद में उनसे पूछा कि सर आप कहाँ हो, तो उन्होंने बताया सर बिल्कुल हमारे जो लालसोट में नेहरू पार्क होता है, नेहरू पार्क में गया और वहां पे मेरी उनसे मुलाकात हुई। तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, दोस्त के साथ साथ में वहीं पे हमारे ग्रेट मेंटर ग्रुप मीटिंग शायद हो सकता था, जैसे आज ग्रुप मीटिंग चलती है तो उस तरीके की ग्रुप मीटिंग ले रहे होंगे सब। और मैं बताना चाहूंगा वहां पे पार्क में मेरी मुलाकात हुई मिस्टर दीपक कुमार राव सर से। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां सर के लिए। और दोस्तों मुझे ये प्लान देखने का मौका मिला, हमारे ग्रेट मेंटर मिस्टर दीपक कुमार राव सर ने मुझे पूरा प्लान दिखाया, सारी चीजें बताई, फॉलोअप किया, मेरा सेशन किया। लेकिन दोस्तों मैं बताना चाहूंगा आज आप लोगों को, मुझे उस पूरे प्लान में कुछ भी समझ में नहीं आया। शुरुआत से लेकर उन्होंने सारी चीजें बताई, मुझे उस प्लान में कुछ भी समझ में नहीं आया। लेकिन मेरी जो निगाहें जो टिकी थी वो सिर्फ एक चीज पे टिकी थी, वो थी 50 लाख। कि अगर यदि आप इस बिजनेस में आप 4 साल काम करते हैं तो 4 साल काम करने के बाद में आप यहाँ से 50 लाख कमा सकते हैं। तो दोस्तों उन्होंने जैसे ही 50 लाख बताया तो ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया। माइंड में एक चीज मैंने समझाई कि करना या नहीं करना वो तो बात की बात है, क्या करना है क्या कैसे करना है वो तो सब सीख ही लेंगे। लेकिन एक चीज मुझे लग गई थी, अगर इन लोगों के साथ में अगर मैं 4 साल रहता हूँ और 4 साल इनके साथ में काम करता हूँ तो कहीं ना कहीं 50 लाख में इस से कमा सकता हूँ। तो मैंने उनका स्पोर्ट साइन अप किया। साइन अप के मेरे पास में पैसे नहीं थे, लेकिन फिर भी मैंने जबरदस्ती, वो पूछ रहे थे बार बार, लेकिन सब साइन अप नहीं कर रहे थे। राव सर भी मेरा साइन अप नहीं कर रहे थे और जो मेरा फ्रेंड था वो भी साइन अप नहीं कर रहे थे। मुझे कारण तो समझ में नहीं आया कि क्यों नहीं कर रहे थे वो, लेकिन मैंने फिर भी बोला उनको, मैं घर पे जाके आपको पेमेंट दे दूंगा 350 रुपए, कोई दिक्कत नहीं है, आप साइन अप करो। लेकिन उन्होंने भी नहीं किया। तो मैंने जबरदस्ती करके, क्योंकि स्वभाव मेरा जानते थे, मेरा फ्रेंड थोड़ा गुस्सेल स्वभाव था, साइन अप करवाया। मैं पैसे की बात है, चल मेरे साथ में भी दे दूंगा। जाके उनको पेमेंट दिया मैंने। और ज्वाइनिंग की बात करें तो फिर मैंने घर पे बात की ज्वाइनिंग की पापा जी से, क्योंकि पेमेंट तो इतना था नहीं मेरे पास। पापा जी ने साफ साफ मना कर दिया कि नहीं मेरे पास में 1 रुपया भी नहीं है इस तरीके के बिजनेस वगैरह करने के लिए। पापा ने मना कर दिया। मम्मी को मैंने फिर राजी किया, मम्मी को बताया मैंने, भाई इतने सालों से काम कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो भाई अब तक सपोर्ट किया। क्योंकि पापा ने एक ही बात बोली, जिस भी बिजनेस में गया है ना तू पढ़ाई पूरी की, पॉलिटेक्निक में ने पैसे लगाए, लेकिन ये ग्रेजुएशन में जयपुर गया तो वहां पे भी पैसे लगाए, पूरा नहीं करके आया। और भी मोबाइल की शॉप भी डाली तो वहां पे भी कुछ, यार मुझे मालूम है इसके भी तेरे बस 2-3 महीने के ही चोचले हैं और उसके बाद में ज्यादा कर नहीं पाएगा, तो फालतू के पैसे लगा मत। इस तरीके का उन्होंने मेरे को बोला। लेकिन मम्मी को मैंने समझाई, कैसे भी करके राजी करके मैंने पैसे को इंतजाम किया और मैंने इस बिजनेस में ज्वाइनिंग लगा दी। लेकिन मेरे पापा ने मुझे एक चीज समझाई थी कि ये कंपनी वाले हैं तो कहीं ना कहीं बेकार है, थोड़ा सा दूर ही रहना और बाकी अपने हिसाब से ही काम करना। मुझे ये चीज पापा ने भी बताई, लेकिन मेरे को एक चीज समझ में आई कि नहीं, अगर आज मेरे दोस्त के जीवन में अगर चेंजिंग है तो कहीं ना कहीं मेरे भी जीवन में चेंजिंग आएगा। मैंने करना स्टार्ट किया, तो ज्वाइनिंग लगाई। ज्वाइनिंग लगाने के जस्ट दूसरे दिन ही सर ने, फिर राव सर से फिर दोबारा मुलाकात हुई। राव सर ने फिर मुझे ट्रायंगल का प्लान दिखाया इसके अंदर। तो दोस्तों ट्रायंगल का जब प्लान दिखाया तो सर ने बताया कि रवि जी अगर आप 4 साल काम करते हैं तो 50 लाख कमाएंगे, लेकिन ट्रायंगल के साथ में आप शुरुआत करते हैं तो 1 करोड़ रुपए कमाएंगे। तो दोस्तों वो 1 करोड़ वाली बात समझ में आई। पूरी नाइट मैं तो अकेला ही था, लेकिन मैडम तो उसमें थी एडमिट और मैं अकेला था, तो बैठा बैठा सोच रहा था। तो अब तो पापा से पैसे मांग नहीं सकते। तो दोस्तों मेरी आदत थी, मैं जब शॉप पे काम करता था तो मैं शुरुआती लेवल से 10 रुपए 20 रुपए 50 रुपए गुल्लक में डालता रहता था और वो मैडम को देता रहता। तो मैडम ने बढ़िया गुल्लक में डाल के इकट्ठे कर रखे थे। तो पूरी नाइट पर मुझे कम से कम 3 घंटे लगे उस गुल्लक को फोड़ने में।
क्योंकि मैं सोचता था गुल्लक को सामने रख लिया और गुल्लक को सोचते हुए की बात बोली कि फोड़ू कि नहीं फोड़ू, फोड़ू कि नहीं फोड़ू, है कि नहीं है। तो इसी सामंजस्य में 3 घंटे मैंने निकाल दिया और रात को 2 करीब 2:30 बज रहे होंगे, 2-2:30 बजे करीब मैंने उस गुल्लक को फोड़ा और दोस्तों उसमें से पेमेंट निकाला और उसमें से पूरा पेमेंट एडजस्ट हो गया दोस्तों मेरा ट्रायंगल का। दूसरे दिन ही मैं विष्णु जी को कॉल किया, मैंने हमारे जो फ्रेंड थे उनको कॉल करके मैंने उनको दिया। दोस्तों मेरी ट्रायंगल की शुरुआत हुई और दोस्तों मैं बताना चाहूंगा जिस दिन मेरी सेकंड बच्चे की जो डिलीवरी थी दोस्तों उसी दिन मेरी इसमें ज्वाइनिंग लगी। तो दोस्तों इधर तो बेटी का घर में आना था दोस्तों, साथ साथ बेटी ने एक शानदार अपॉर्चुनिटी मेरे घर में लेके आई। बिजनेस को धीरे धीरे करना स्टार्ट किया तो बहुत सारे विरोध भी मुझे झेलने पड़े, पापा भी बहुत नेगेटिव हुए। एक वक्त ऐसा भी आया कि पिताजी ने एक बात बोल दी कि या तो ये बिजनेस कर ले या फिर घर छोड़ दे, कुछ ऐसी बात हो गई थी। क्योंकि दोस्तों संडे का सेमिनार था उस टाइम पे, मुझे याद है। आज बहुत सारे लोग संडे का सेमिनार या फ्राइडे की ट्रेनिंग को सीरियस नहीं लेते हैं, लेकिन दोस्तों मैं बताना चाहूंगा मैंने पापा जी से एक ही कमिटमेंट किया था कि आप जैसा बोलेंगे, जितना टाइम बोलेंगे उतना मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन संडे के दिन 10 से 12 2 घंटे वो मुझे चाहिए ही चाहिए और फ्राइडे के दिन 2 घंटे मुझे चाहिए। दोस्तों मैंने लिया, लेकिन एक वक्त था पापा कुछ ज्यादा सामान वगैरह लिया है, तो ज्यादा सामान लिया है तो मुझे एक बात बोली कि आज तू रहने दे, संडे के दिन मत जा। तो मैंने एक ही बात बोली कि मैं की दुनिया इधर से उधर हो जाए लेकिन मैं संडे का सेमिनार किसी भी हाल में नहीं छोड़ सकता, ना ही ट्रेनिंग छोड़ सकता। पापा ने बोला कि यार 2-4-5 हजार का माल लेके आए, बेकार हो जाएगा, नहीं जमेगा, तो वो चीज है मैं कि मुझे मालूम नहीं है, जो हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन मैं ये नहीं छोड़ सकता। इसी बात पे मेरी थोड़ा सा बहस हुई, तो मैं बिना कहे बिना पापा जाने नहीं दे रहे थे लेकिन फिर भी मैं बिना पूछे चला गया, क्योंकि मेरे 2 गेस्ट थे और 2 गेस्टों को ले जाके मैंने उसमें सेमिनार में बैठा दिया। तो वहां से लौटा मैं, तो वहां से आने के बाद में पापा जी बड़े गुस्से थे, गुस्से में थे। एक ही बात, जब मैं वापस ठेले पे बैठने वाला था तो ठेले पे बैठने से मुझे मना कर दिया और एक ही बात बोली कि आज तुझे एक डिसीजन लेना पड़ेगा, अगर इस बिजनेस को करता है तो तेरे घर में कोई एंट्री नहीं है, आज के बाद तू घर से बाहर रहे, यहाँ पे अगर रहना चाहता है तो फिर तुझे बिजनेस छोड़ना पड़ेगा। दोनों में से या तो घर को चुन ले या बिजनेस को चुन ले। तो दोस्तों पता नहीं मेरे अंदर इतनी ताकत कहाँ से आई उस टाइम पे, मैंने एक ही बात बोली कि मुझे बिजनेस ही करना है, चाहे आप घर से बाहर निकालो तो निकाल दो। पापा जी को और ज्यादा गुस्सा आ गया दोस्तों। मेरा प्लान फोल्डर जो बैग टूल्स रहता है वो अंदर ही रहता है हमारी शॉप के ही अंदर गोडाउन। पापा गोडाउन में गए, गोडाउन में जाके तो बैग में से प्लान फोल्डर निकाल के फाड़ने लगे दोस्तों इस तरीके से। और दोस्तों मैंने तुरंत वहीं पापा जी का हाथ पकड़ लिया और एक ही बात बोली कि अगर ये प्लान फोल्डर अगर आपने फाड़ दिए तो समझ लेना कि बेटी आपने अपने बच्चे की हत्या कर दी। ये प्लान फोल्डर नहीं है, अगर आपने प्लान फोल्डर फाड़ दिया तो मैं आज से समझूंगा कि आपने अपने बेटी की हत्या कर दी। अब आप खुद डिसाइड कर लो क्या करना है। दोस्तों पापा जी ने रख दिए वैसे वैसे प्लान फोल्डर और मैं वहां से दोस्तों आ गया। और दोस्तों उस दिन का दिन है दोस्तों, उसी दिन से मैं इस बिजनेस में फुल टाइम एज ए करियर हो गया। मैं कोई डिसीजन नहीं किया मैंने फुल टाइम एज ए करियर के लिए, उसी दिन से मैं इस बिजनेस को फुल टाइम एज ए करियर दोस्तों करने लगा। और बहुत विरोध रहा दोस्तों, पापा जी ने मेरे से 2 महीने तक बात नहीं की, लेकिन मेरा सौभाग्य राव सर ने बताया कि रवि जी डायमंड सेलिब्रेशन आ रहा है और डायमंड सेलिब्रेशन में अगर पिताजी को आप बैठा देते हैं तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव आ सकती है। दोस्तों मैंने कैसे भी करके इमोशनल करके पापा जी को मना कर रहे थे स्टार्टिंग में, लेकिन मैंने एक ही बात बोली, अगर आपने मुझे बेटा माना है 1% भी कि हाँ यार रियल में थोड़ा बहुत भी चाहते हो तो आपको चलना पड़ेगा हर हालत, तो उस बात को माने मेरे साथ में गए। और दोस्तों उस दिन का दिन है दोस्तों, उसी दिन से पापा जी बिल्कुल पॉजिटिव हो गए। फंक्शन से जैसे बाहर निकले पापा जी ने कंधे पे हाथ रखी एक ही बात बोला कि जैसे संतोष जी यार डायमंड बने हैं तो एक दिन तुझे भी डायमंड बन के दिखाना है। दोस्तों वहां से मुझे पापा जी का सपोर्ट मिलना स्टार्ट हुआ और वहां से आने के बाद में मैंने काम करना स्टार्ट किया। काम चलता गया दोस्तों, मार्केट से बहुत सारे विरोध हुए, विजन क्लियर नहीं था, सपने भी ज्यादा बड़े नहीं थे, छोटे छोटे सपने थे मेरे जिनको करना चाह रहे थे। एक सबसे बड़ा जो मेरा सपना रहा है, इसको स्टार्टिंग लेवल से मेरा यही सपना रहा, क्योंकि मैं एक चीज देखता था शुरुआती लेवल से मेरे पिताजी ने बहुत ज्यादा मेहनत की, तो मेरे माइंड में एक ही चीज रहती थी कि यार मुझे ऐसा काम करना है कि जितनी जल्दी हो सके मैं अपने पापा को फ्री कर पाऊँ। मेरा सबसे बड़ा इस बिजनेस को मकसद करने का यही है कि मैं जितनी जल्दी इसमें कामयाब बनकर मैं अपने पापा को अपनी फैमिली को फ्री करना चाहता हूँ, कमाना सिर्फ मैं ही चाहता हूँ। इस उद्देश्य से मैंने इसको ज्वाइन किया। छोटे छोटे और भी सपने थे कार वगैरह इनके, तो धीरे धीरे बहुत जल्द होने भी वाला है कार का सपना भी। तो छोटे छोटे दोस्तों सपने भी यहाँ से पूरे हुए, मैंने बाइक भी यहाँ से ली, लैपटॉप भी मैंने यहाँ से परचेज किया। और दोस्तों मुझे याद है मेरा जो FIM जो हुआ है, मैं चाहूंगा दोस्तों कहीं ना कहीं उस FIM से मेरा बहुत बड़ा विजन क्लियर हुआ था। और दोस्तों मेरा FIM हुआ था भैया दूज के दिन, भैया दूज के दिन मेरा FIM हुआ था। और दोस्तों योगेंद्र सर आए हुए थे, मैं चाहूंगा एक बार योगेंद्र सर के लिए दमदार तालियां।
तो दोस्तों वाकई में कुछ एफआईएम ने मुझे इस बिजनेस में परमानेंट अगर रुकने की अगर चाह जो पैदा की, अगर आज इसमें आज तक मैं टिका हुआ हूँ बिना नेगेटिव हुए लोगों की बातों में आए, तो दोस्तों वो सर के एफआईएम की वजह से, क्योंकि सर ने मुझे एफआईएम में ही क्लियर कर दी थी कि रवि जी ऐसे ग्रोथ होगा, इस तरीके की लोग बातें बोलेंगे, बहुत सारी चीजें जो भी मार्केट में मेरे साथ में जो घटनाएं होती थी वो सारी कहीं ना कहीं सर ने मुझे पहले ही बता दी। दोस्तों उस एफआईएम में मेरे साथ में मेरे बुआ जी के लड़के भी थे, लखन जी भी, वो भी आए हुए थे बुआ के साथ में, तो उनको भी साथ में मैं लेके गया था। उस टाइम पे तो मुझे मालूम था कि ये ज्वाइन होंगे मेरे साथ में, लेकिन 1.5 साल बाद उन्होंने भी ज्वाइनिंग की, वो भी आज मेरे साथ में काम कर रहे हैं। तो दोस्तों करते करते दोस्तों धीरे धीरे हम आगे बढ़े, मेरा लेवल करीब सिल्वर तक मेरा पहुंच गया मैं यहाँ से। तो सिल्वर तक दोस्तों मैंने एक चीज देखी, मुझे ज्यादा टाइम भी नहीं लगा। मैं हालांकि आज के टाइम के हिसाब से तो टाइम लगा, लेकिन उस टाइम पे जब मैंने काम करना स्टार्ट किया था तो उस टाइम में मैं एवरेज 1 साल के अंदर में सिल्वर बन गया था और 50-60 लोगों की मेरी टीम बन गई। लेकिन दोस्तों उसी टाइम से ऐसा बोलते हैं ना, जब खुदा उसमें देता है तो नजाकत आई जाती है। तो दोस्तों सिल्वर लेवल मेरे जीवन में ऐसा आया और सिल्वर बनते आपको बहुत सारी चीजें सीख चुके हैं। तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा राव सर ने, आज मैं धन्यवाद देता हूँ सरकार सर ने मुझे एक एक्टिविटी, अगर आज मैं तो कोई पूछेगी जिंदगी में बेसिक चीजें जितनी भी सारी जो करनी होती है वो सारी की सारी अगर मैं बताऊँ तो दोस्तों कहीं ना कहीं राव सर के माध्यम से मैंने सारी की सारी बेसिक चीजें सीखी। तो सर ने एक एक स्टेप होती है, ट्रेनिंग देना, स्टेज प्लान देना, ग्रुप मीटिंग लेना, प्लान फॉलो अप एफआईएम, सारी की सारी चीजें दोस्तों सर ने कहीं ना कहीं मुझे सिखाई। तो मैं धन्यवाद देता हूँ सर ने सिखाई। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं सीख तो गया मैं, लेकिन सीखने के बाद दोस्तों कहीं ना कहीं एक एटीट्यूड आ गया, ईगो आ गया कि नहीं आप अपन सब कुछ कर सकते हैं। तो बताना चाहूंगा सिल्वर लेवल से मैं किसी भी अपलाइन की गाइडलाइन में काम नहीं किया, सारे अपलाइनों को मैं बात नहीं मानता, सिर्फ अपने ही हिसाब से काम करता था। अपलाइन अगर कुछ समझाते तो वो भी बुरा लगता था कि नहीं यार पता नहीं क्या करेंगे, अपन को आता तो है सारी चीजें, आज ट्रेनिंग भी मैं खुद देने लग गया, सब कुछ मैं करने लग गया, अब जरूरत क्या है। तो दोस्तों मैंने करना स्टार्ट किया। और दोस्तों बताना चाहूंगा सिल्वर से लेकर पर्ल तक मेरी जो जर्नी रही है दोस्तों बहुत कठिन रही है और बहुत मुश्किल वाला वक्त रहा है। बहुत मुश्किल से मैं आगे बढ़ पाया इस बिजनेस में, लेकिन आगे मैं बढ़ा हूँ तो दोस्तों कहीं ना कहीं एक ही कारण की वजह से बढ़ा हूँ, मैंने छोड़ा नहीं इस बिजनेस को। दिमाग तो बहुत लगाया मैंने अपना, और दिमाग लगाने की वजह से जिस लेवल को मैं जल्दी कंप्लीट कर पाता उस लेवल में मुझे बहुत टाइम लग गया। दोस्तों पर लेवल तक कंप्लीट करने में मुझे काफी मेहनत करनी पड़ी, काफी रुकना पड़ा, यानी कि बहुत सारी समस्याओं को फेस करते हुए चलते गए। लेकिन दोस्तों बताना चाहूंगा एंड में जब एक ही चीज समझ में आई कि अब अपने दिमाग से काम होने वाला नहीं है, रोकड़ा बिल्कुल आ नहीं रहा था, टीम तो बन रही थी लेकिन कभी भी अचीवमेंट पूरे नहीं हुए, ना ही कभी इस बिजनेस में बड़े चेक मैंने देखे। और दोस्तों स्टार्टिंग मेरी राव सर मुझे समझाते थे, रहते रवि जी अगर आपको काम करना है और आगे बढ़ना है तो कहीं ना कहीं आपको किसी एक अपलाइन को चुनना पड़ेगा। हर बार बोलते थे, योगेंद्र सर का भी मेरे पास में बात होती रहती थी, योगेंद्र सर भी बोलते थे रवि जी आपको एक अपलाइन को चुनना ही पड़ेगा। मनोज सर भी मेरे को बताते थे रवि जी किसी एक व्यक्ति की गाइडलाइन में आप काम करें। लेकिन दोस्तों मैं बिल्कुल बोलता था, योगेंद्र सर बोलते थे मैं योगेंद्र सर से बोलता था बिल्कुल सर मैं आप ही की गाइडलाइन में काम कर रहा हूँ। राव सर फोन आता था, राव सर से मैं ये बोलता था बिल्कुल सर मैं आप ही की गाइडलाइन में काम कर रहा हूँ। मनोज सर बोलते थे तो मनोज सर से भी यही बोलता था, यानी कि जिस भी अपलाइन का मेरे पास में फोन आया तो उनसे यही बोलता था कि सर मैं आप ही की गाइडलाइन में काम, लेकिन कर किसी के भी नहीं रहा था। तो दोस्तों ऐसे ही चलता गया, आगे नहीं बढ़ पाया, शुरुआत मेरी हुई। और दोस्तों एक डिसीजन लिया, यानी कि एक पड़ाव पे आके जब घर वालों ने भी बोल दिया कि अब कुछ होने वाला नहीं है तो ऐसा कर अब घर पे आ जा और यही रफ्तार पकड़ ले अपना, तो यही करना है अपन को। तो दोस्तों बहुत सारी बातें भी दोस्तों, बाकी जो चीजें जो डीपली में तो आपको डायमंड शिप पे बताएंगे क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन अभी मैं सिर्फ आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। तो कुछ ऐसी ही समस्याएं मेरे सामने भी आई जिसकी वजह से एक वक्त ऐसा आया कि मुझे बैक लौटना पड़ा। तो दोस्तों मनोज सर को मालूम है कि एक टाइम था ऐसा, और लोगों सर को मालूम है कि उस टाइम पे ऐसी समस्या आई थी, तो 2 साल में रह के काम कर रहा था, तो कहीं ना कहीं एक पल ऐसा लगा कि नहीं यार अब कुछ भी होने वाला नहीं है। तो दोस्तों मैं उस टाइम पे गलत डिसीजन भी लेने वाला था, लेकिन धन्यवाद देता हूँ योगेंद्र सर का। योगेंद्र सर ने बोल आया, योगेंद्र सर ने मुझे समझाया वही वाली बात कि अगर आप जैसे बोलते हैं ना कि एक व्यक्ति का एक कहानी भी याद आती है उस पर, तो उस तरीके का डिसीजन था। एक व्यक्ति 10वीं में फेल हो गया और 10वीं में फेल होने के बाद उसने डिसीजन लिया कि यार मुझे आत्महत्या कर लेनी चाहिए। आत्महत्या करने जब वो निकला तो जैसे ही आत्महत्या करने वाला था तो एक कोई भाई मिल गया समझदार, उसको समझदार भाई ने उसको समझाया कि भाई तू क्या करने वाला है। तो उसने बोला कि मैं तो आत्महत्या कर रहा हूँ, मैं 10वीं में फेल हो गया। उसने एक बार बोला कि चलो कोई बात नहीं कर लेना, वो आपका डिसीजन है, लेकिन मुझे एक चीज बताओ कि आत्महत्या करने के बाद में क्या होगा, तो पुनर्जन्म होगा, और पुनर्जन्म होने के बाद में करेंगे ना वापिस, तो कहाँ से होगी स्टार्ट,
बोला कि वही वापस पहले से स्टार्ट करूंगा। तो उन्होंने बताया जब अभी तेरे पास में ऑप्शन है कि अभी तू 10वीं में फेल हुआ है, दोबारा 10वीं से स्टार्ट कर रहा है, लेकिन मरने के बाद तो वही पहली से काउंट होगा। तो दोस्तों वही चीज मुझे समझ में आई और कहीं ना कहीं मैंने रुकने का डिसीजन लिया। और फिर मैंने मनोज सर से बात की। मनोज सर से बोला कि सर मैं 3 महीने के लिए बैक होना चाहता हूँ और जो समस्याएं हैं इसको खत्म करना चाहता हूँ। तो सर ने मुझे डिसीजन दिया। सर ने बोला कि बिल्कुल रवि जी 3 महीने से एक भी दिन ऊपर नहीं होगा। मैंने बिल्कुल कमिटमेंट किया। 3 महीने के लिए बैक लौटा, मैंने सारी समस्याओं को खत्म किया। घर की और बाहर की जितनी भी प्रॉब्लम थी सारी खत्म करके दोस्तों फिर से दोस्तों इसमें स्टार्टिंग की। और दोस्तों स्टार्टिंग करने के बाद में मैं सर से एक ही कमिटमेंट किया कि सर आज के बाद क्योंकि आपकी गाइडलाइन में काम करूंगा। तो दोस्तों आज मैं बिल्कुल कह सकता हूँ जिस दिन से दोस्तों मैंने सर की उंगली पकड़ी है दोस्तों मेरे बिजनेस में 4 चांद लगे हैं। और सर की जैसे जैसे सर बताते हैं दोस्तों उसके अकॉर्डिंग करना स्टार्ट कर दिया है। और पूरे कैरियर में यदि मैं आज बात करूँ कोई चीज समझ में आई है तो दोस्तों कुछ चीजें समझ में बताना चाहूंगा। पहली चीज जो मैंने इस बिजनेस में पकड़ के काम की वो की दोस्तों एक फॉर्मूला जो नरसिंह अग्रवाल जी के माध्यम से वीडियो में देखा था, आए तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट। इस फॉर्मूले को पकड़ के मैंने काम किया कि आप लोग आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपको आए तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट। इस फॉर्मूले को यदि अगर आपने लगातार काम किया 4 से 5 साल टिककर मेहनत की इस फॉर्मूले पे तो डायमंड कंफर्म बनना आपका तय। बाकी जो चीजें दोस्तों इस बिजनेस में अनुभव की मैंने 3 चीजें। अगर आज मेरे से कोई पूछे कि इस बिजनेस में आपकी जो समझ में क्या है, आपको किस वजह से व्यक्ति यहाँ पे सफल होता है, तो दोस्तों मैं हमेशा टीम को भी यही चीज बताता रहता हूँ। और दोस्तों वो 3 बातें हैं। वो 3 बातें दोस्तों ये है त्याग, समर्पण और मेहनत। इन तीनों चीजों के मिश्रण से ही दोस्तों सक्सेस का निर्माण होता है। और आज कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में किसी भी फील्ड में सफल हुआ है तो दोस्तों ये तीनों चीज आपको उसके अंदर मिलेगी। पहली बात तो सैक्रिफाइस, ये त्याग करना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें आपके सामने 2 राह आके खड़े होंगे, कभी 2 रास्ते आके खड़े होंगे, तो उस टाइम पे आप कौन सी चीज डिसीजन लेते हैं? बिजनेस को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखते हैं या फिर आप अदर चीजों को रखते हैं? तो वहां पे आपको त्याग मांगता है बिजनेस। दूसरी चीज समर्पण, किसी भी एक व्यक्ति एक कोच की एक अपलाइन की गाइडलाइन में आपको काम करना ही पड़ेगा हर हाल के अंदर। और मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा मैंने इतना दिमाग लगाया कि शायद कोई लगा ही नहीं सकता। और बहुत सारे अपलाइनों को समझाया लेकिन नहीं समझ पाया। और मैं आप लोगों से यही बताना चाहूंगा अगर आप लोग चाहते हैं फास्ट आगे बढ़ना, ग्रोथ करना, तो दोस्तों आज ही अपना दिमाग लगाना बंद कर दें। क्योंकि दोस्तों हमसे भी पहले बहुत बड़े लीडर आए, उन्होंने भी बहुत दिमाग लगाया, किसी का भी दिमाग से काम नहीं चलेगा। इस बिजनेस में अगर एक ही है तो हमें आगे बढ़ा सकता है दोस्तों, वो है अपलाइन का मार्गदर्शन। उन्हीं के मार्गदर्शन दोस्तों हम आगे बढ़ सकते हैं। तीसरी चीज दोस्तों मेहनत, यानी कि इन तीनों चीजों में से अगर एक भी चीज की कमी है तो कहीं ना कहीं हम सफल नहीं हो सकते। मेहनत भी हमें करनी है, समर्पण रह के और त्याग भी हमें करते रहना है। जब भी हमें सेक्रीफाइस करने का मौका मिले, डिसीजन लेने का मौका मिले, एक तरफ हमारी शादी हो, एक तरफ हमारा फंक्शन हो, तो उस टाइम पे त्याग मांगता है। आपको फंक्शन को छोड़कर फंक्शन को चुनना पड़ता है। कोई लोग आज की ट्रेनिंग है और आज ही आप किसी का बर्थडे आ गया तो वहां पे त्याग मांगता है। लोग जो सेक्रीफाइस नहीं करते हैं वो पीछे रह जाते हैं और जो उस टाइम पे सेक्रीफाइस करते हैं, सिस्टम को प्रायोरिटी देते हैं दोस्तों, लगातार तरीके से आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों इन्हीं चीजों को, और आज फुल डेडिकेशन के साथ में काम कर रहा हूँ और बहुत जल्द एम्प्लॉय भी बनने वाला हूँ। और आज मैं फिर कहना चाहूंगा सर से, जिस दिन से सर की गाइडलाइन में आया हूँ दोस्तों वाकई में, और आज भी मैं कहता हूँ जितना दिमाग लगाना था रवि कुमार सेठी ने सर दिमाग लगा लिया है। और सर आपसे कमिटमेंट है उस दिन से किया सर, मरते दम तक ये बंदा आपकी गाइडलाइन में रहेगा, तब तक आपका आशीर्वाद रहेगा सर। आपने मेरे से पूछा भी था कि रवि जी बीच बीच में भटक तो नहीं जाओगे? मैं बोलूंगा गुरु जी शुरुआत से अब आए हैं और सही मार्गदर्शन मतलब सही रास्ते पे अब आए हैं। पहले तो भटके हुए थे तो दोस्तों अब रास्ता भटकने वाला नहीं है, क्योंकि जितना भटकना था उतना भटक चुके हैं। अब तो एक ही चीज है गुरु जी, जहाँ आपकी बात होगी वो पत्थर की लकीर है मेरे लिए। और मैंने आपसे कहा भी था गुरु जी बस आप कह के देखना, इस दिन आपका रहेगा, कर्म मेरा रहेगा सर, जो बताएंगे आप वो करते चले जाएंगे। और बहुत सारे लोगों को सर आगे बढ़ना जो भी हमारे साथ में जो खड़े हुए हैं समदारी के साथ में, गौरव पंजाबी जी हैं, लखन सैनी जी हैं, नौसाद जी, अनीस जी, इधर से हमारे गुजरात से मैं बात करूं तो मैडम है। तो ये मैन लीडर जिनकी मैं बात करूं कहीं ना कहीं आज समदारी के साथ में आगे बढ़ता है दोस्तों। मेरा कमिटमेंट है इस बिजनेस में एक एक व्यक्ति को, जो भी व्यक्ति डेडिकेशन के साथ में आगे बढ़ना चाहता है और तो कंफर्म डायमंड बनने के लिए आया है, तो किसी व्यक्ति की डायमंड बनाने के लिए दोस्तों अपने
लगा देंगे और जी तोड़ मेहनत करेंगे। तो दोस्तों ज्यादा वक्त तो मेरे पास में दिया नहीं है, बाकी पूरी संपूर्ण जानकारी तो दोस्तों आपको डायमंड शिप पे बताएंगे, क्योंकि अभी अलाउ भी नहीं करता कि आपको सारी डिटेल बता दें। तो कुछ कुछ बातें थी जो मेन मैंने आपको बताई, और अपनी वाणी को विराम देने से पहले वापिस एक बार पुनः धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे तीनों महापुरुषों को, क्योंकि मेरे जीवन में आज इस नगर में प्रेशर से जहाँ तक टोपाज की जर्नी जो तय की है, तो कहीं ना कहीं तीनों ही महागुरुओं की जर्नी रही है। तो धन्यवाद, और सर को भी पुनः धन्यवाद सर, आपने मुझे मौका दिया बोलने का, थैंक यू। विराम करते हुए सर को वेलकम करना चाहूंगा।